नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां पर शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उधर ममता के जो मंत्री हैं वो उन्हें झटके पर झटके दे रहे हैं। अब वन मंत्री राजीव बनर्जी ने लंबे कयासों के बाद टीएमसी से आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बंगाल के अंदर, तो किस तरीके से अलर्ट हो गया है? देखिए, आज ममता बनर्जी को एक पार्टी के अंदर से और एक पार्टी के बाहर से दोनों ही तरफ से बहुत जबरदस्त का झटका लगा है। एक तो ये राजीव बंदोपाध्याय जी ये पार्टी छोड़ ही रहे हैं। इनके बारे में बताया जा रहा है कि अभी मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब वो अमित शाह के सामने वो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। सिर्फ वही नहीं है, सिंगूर के भी जो विधायक हैं, वहाँ एक और विधायक, मतलब लाइन लगी हुई है लोगों की कि वो छोड़ के जा रहे हैं। और जो सबसे जो अनोखी बात हुई है आज, वो हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो नाराजगी जताई है जी कि किस तरीके से आप बीएसएफ का नाम अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, और उन्होंने चिंता जताई किस बात को लेकर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यहां पे। फर्स्ट टाइम इस तरह का बयान सीडब्ल्यूसी के जाते ही, चीफ इलेक्शन कमीशन के जाते ही वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। और जो आज जो फैसले सुनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए, ये जो हुड़दंग मचाने वाली जो पार्टी है, ये जो सड़क में चुनाव के दौरान जो दंगा करते हैं, ये जो गुंडे हैं, इनको बहुत बड़ा झटका लगा है जी। अब झटका क्यों लगा है आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। कई सारे लोग इस सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे कि जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा उसका ग्राउंड में इंपैक्ट क्या होगा। पहली बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि बंगाल पुलिस के किसी भी सिपाही या अधिकारी को पोलिंग बूथ तक एक्सेस नहीं होगी। ये बाहर का सुरक्षा करेंगे। वहां पे किसको लगाया जाएगा? सीआरपीएफ को लगाया जा रहा है हर बूथ के ऊपर। और जिस तरह की मांग की जा रही थी कि पुलिस जो है वहां पे सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, ममता बनर्जी की वो पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रही है, इस बात का सत्यापन इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले से कर दिया। तो इसका ग्राउंड में इंपैक्ट क्या होगा कि जो लोग टीएमसी के गुंडागर्दी से डर रहे थे, जो बमबाजी कर रहे थे, इनका टेक्निक क्या था? अब इसको समझिए कि वहां गांव का गांव होता है कि एक गांव जो बीजेपी का हो गया, ये गांव जो, अब टीएमसी वाले करते क्या है कि उनको मालूम है कि इस गांव में बीजेपी के समर्थक हैं, उनके आने जाने का जो रास्ता होगा वहां पे बम मार देंगे, वहां पे कुछ गुंडे बैठ जाएंगे जी। कि कोई आएगा बोले वापस जाओ, गोलियां चला देंगे। अब जो महिलाएं होंगे जो अपनी जान बचाने के लिए, कौन बम की आवाज सुनने के बाद कौन गांव से बाहर निकलेगा? तो होता क्या कि वो लोग नहीं जाते और वहां पे पुलिस बैठी हुई रहती है, तो टीएमसी के गुंडे वहां जाते हैं और सबके नाम पे अपना वोट बटन दबा करके उस बूथ को ही कैप्चर कर लेते। दिस इज द टेक्निक। पिछली बार जो लोकल चुनाव हुए थे, अब ये समझिए किस तरह की गुंडागर्दी है। ये लेफ्ट लिबरल कबाल, इस सेक्युलरिज्म का जो ये नकाब पहन करके ये जो देश के अंदर में डेमोक्रेसी को जो कुचलने का जो काम ये लोग करते हैं, इसका एक इससे बड़ा उदाहरण आपको पता है कि पिछली बार जो लोकल इलेक्शंस हुए थे, सैकड़ों बीजेपी के जो पंचायती में जो चुनाव जीते हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इन लोगों को बंगाल छोड़ करके झारखंड में छुपना पड़ा। कुछ लोग बिहार भाग के आ गए, कुछ लोग दिल्ली में आके बैठ गए कि तुम बीजेपी के टिकट से जीत कैसे गए, अगर जीत गए हो तो वापस आओगे तो तुमको मार दिया जाएगा। और ये क्यों? क्योंकि पुलिस वहां पे वो ममता बनर्जी के दलाल की तरह काम करती है। वहां कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। पुलिस जो है वो काला धब्बा है बंगाल के अंदर।
वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम देखते ही, टीएमसी का नाम सुनते ही इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो उसके एजेंट की तरह काम करते हैं। तो पहला फैसला जो आया है कि पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पोलिंग बूथ के अंदर, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि लोग बेझिझक बिना डरे वो जाएंगे और सीआरपीएफ लगाया जाएगा जी। तो सीआरपीएफ गांव में 15 दिन पहले से ही सीआरपीएफ हर इलाके में बैठ जाएगी। अब करो बदमाशी। और इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि सीआरपीएफ की टुकड़ियां तो आ गई, लेकिन वहां के आईपीएस, वहां के आईएएस, वो उसके कहां पे उसको लगाया जाएगा, कहां नहीं लगाया जाएगा। पहले क्या होता था कि कम संख्या में अगर आप भेजते हैं तो ये जो शातिर, ये जो बंगाल में ब्यूरोक्रेसी भी तो पूरी तरह से खत्म है। तो ये लोग करते क्या है कि आप मिक्स मैच कर दिया आपने। तो बीजेपी का जो इलाका है वहां पे आपने कुछ को सेट कर दिया वो स्ट्रेटजिकली तरीके से, कि जिससे क्या होता है कि ये तो बाहर से आते हैं जी। ना, वो लैंग्वेज जानते हैं, ना रास्ता जानते हैं, ना कुछ चीज जानते हैं। तो उन लोगों को आपने बिठा दिया कहीं कहीं पे, आपने सड़क पे बिठा दिया, पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर है, सीआरपीएफ की ड्यूटी वहीं पे लग गई, तो बेचारा वहीं पे देखेगा, शांति व्यवस्था करेगा। और यहाँ पे बाकी जो है पुलिस वाले और ये सब मिल करके, ये पिछले चुनाव में बंगाल में वामपंथियों ने इस तरह का पूरा सिस्टम बना रखा है, ममता बनर्जी ने बस उसको और भी ज्यादा रिफाइन कर दिया है। तो अब सीआरपीएफ की देखरेख में पुलिस जो है वो बाहर गया। अब ये जो मैं कह रहा था कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे जो आईएएस आईपीएस की जो लॉबी है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, उनके लिए जो आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा टीएमसी के लिए कि इन्होंने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग स्पेशल ऑब्जर्वर जी, और एक जनरल स्पेशल ऑब्जर्वर कि चुनाव सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑब्जर्वर्स होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे ऑब्जर्वर्स होंगे, और ये ऑब्जर्वर्स बंगाल के नहीं होंगे, बाहर से होंगे। मतलब इनकी जो नजर रहेगी वो न सिर्फ बाकायदा जो उम्मीदवार हैं उसके ऊपर होगी, बल्कि वो जो सरकारी तंत्र वहां पे जो काम कर रहा है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, वो क्या घालमेल कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो नजर रखेंगे। मतलब ये कि ये जो अधिकारियों के जरिए और इसके जरिए बंगाल में जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस थे उसको खत्म किया जाएगा। और मसला सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म हो रहा, हर पोलिंग बूथ का, जैसे मैंने बताया था कि इसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए। कल हमने बताया था कि क्या एक जो दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में जो बातचीत चल रही है कि शायद 15 फरवरी को चुनाव की घोषणा कर दी जाए और ये सारा जो चुनाव है वो थोड़ा पहले ही 5 मई तक जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, वो सारा कुछ वो उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ये खबर आ रही है, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटी ये बातचीत चल रही है। लेकिन जिस हिसाब से वहां बताया जा रहा है तो उसमें 7 फेज में ये चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि इतने सारे सीआरपीएफ ऑफिसर्स लगेंगे, सारा चीज तो उसको मोबिलाइज करके तो 7 फेजेज में होगा, तो कम कम जगह पे होगा, तो सीआरपीएफ की संख्या जो है वो। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हर पोलिंग स्टेशन का वीडियोग्राफी होगा, वेबकास्टिंग होगा, कि ताकि कहीं पे कोई गड़बड़ी हो सबूत के साथ ये लोग पकड़े जाएंगे। अब देखिए कौन गुंडागर्दी करता है। और ये बात, ये जो सारे जो सीआरपीएफ के हो, चाहे फिर वो पुलिस के ऊपर, आईपीएस के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, पोलिंग बूथ के अंदर वीडियोग्राफी, ये जो व्यवस्था बताई जा रही है, ये ममता बनर्जी तो वैसे ही चुनाव हार जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी बिना बदमाशी किए हुए, लूटपाट मचाए हुए, बिना हिंसा किए हुए टीएमसी आज के डेट में बंगाल में चुनाव जीत नहीं सकती। यह वहां की आम राय है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो ममता बनर्जी से तो लोग इतने नाराज हैं, अरे भाई आप उसके घर का पैसा खा लेंगे, कट मनी लेंगे, आप सिंडिकेट चलाएंगे जी,
विकास नहीं करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, गरीब किसानों के लिए जो सेंटर से पैसा आता है उसको आप रोक देंगी, आप एम्फान का जो पूरा पैसा जो है वो आप अपने पार्टियों में जो है बांट देंगे जी। अम्फान के लिए जो अनाज आए थे वो मालूम चला कि वो तृणमूल कांग्रेस के घर में चला गया, और गरीबों को जो है बाजार से उठा करके आपने जो है खराब माल दे दिया। तो लोग तो राह चलते बातचीत कर रहे हैं जी। और अब वैक्सीन के साथ भी वही हाल हो रहा है। वैक्सीन चोरी कर रहे हैं लोग, बताओ। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। पूरी दुनिया बोल रही है कि भाई रुक जाओ, अभी नेताओं को बाद में दिया जाएगा। और टीएमसी के कार्यकर्ता घुस घुस करके वो जो है, जिन लोगों ने, हालांकि वहां लड़ाई भी नहीं हुई ना, वहां तो वेस्ट बंगाल में कोरोना को लेकर के तो ममता बनर्जी ने कुछ किया ही नहीं। कलकत्ता से ऐसी ऐसी तस्वीरें आई, भाई मरा हुआ आदमी आपने छोड़ दिया, कोई उठाने वाला न, कहां उसको संस्कार किया जा रहा है, कहां के कितने सारे वायरल वीडियोस, कितना लोग त्रस्त हैं। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होता है तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा झटका है। ये शुभेंदु अधिकारी या फिर अलग अलग लोग जो बाहर निकल रहे हैं टीएमसी से, इससे तो टीएमसी कमजोर हो ही रही है। लेकिन आज जिस तरह की खबर दी गई है, बिल्कुल, उससे तो गुंडा एलिमेंट सब 10 बार सोचेगा। सीआरपीएफ के सामने आप बम चलाएंगे, आप गोलियां चलाएंगे, देसी कट्टा चलाएंगे जैसे आप चलाते रहते हैं। आप आज ये दिखाया नहीं जाता, ये नेशनल मीडिया उसको दिखाते नहीं, बताते नहीं, और बंगाल की मीडिया तो ममता बनर्जी के डर से उसको दिखाते नहीं। लेकिन आप अगर रूरल बंगाल में जाएंगे, सब लोग यही कहते हैं कि गोलियां चलती है, देसी बम, देसी कट्टा खुलेआम इस्तेमाल होता है। तो अब सीआरपीएफ के सामने करें ये लोग, इस बार करेंगे तो सीआरपीएफ जवाब देगी। देसी कट्टे का तो हिसाब किताब यह है कि सामने मारोगे गोली उधर चली जाती है, वो तो AK-47 के साथ आएगा सीआरपीएफ। तो ये जरूरी है, ये कहने में बुरा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है जैसे वहां पे कोई टेररिस्टों से जो है इनकाउंटर करने के लिए जो है तैयारी की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा ही हाल बंगाल का बना दिया है, और इसीलिए ये बोलते बहुत शर्म आती है कि ऐसा भी स्टेट है देश के अंदर में जहां इस लेवल पे इस तरह से सोचना पड़ रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा जो है वो पॉलिटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया है, वायलेंस को, और इसको लॉक स्टॉक बैरल इसको खत्म करना पड़े, और इसके लिए खून बहानी पड़ेगी तो खून बहना चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी। और मनीष जी, यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे उनके कंपैरिजन में 25% ज्यादा सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल किए जाएंगे जी। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें साफ साफ इस चीज को कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक चुनौती है, ये इट्स अ जजमेंट ऑन द ममता बनर्जीज गवर्नमेंट कि आपने क्या हालत बना दिया कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ये तो इस तरह की चीजें तो बिहार में पहले होती थी, लालू यादव के जमाने में। एक अधिकारी वहां पे गया, राव साहब वहां पे पहुंचे और उन्होंने सारी चीजों को ठीक कर दिया। क्यों? उन्होंने ईमानदारी से काम किया, सारे ब्यूरोक्रेसी से लेकर के नेताओं को सबको ठीक कर दिया उन्होंने। और बंगाल में ऐसे ही चुनाव कराने की जरूरत है। बिहार की स्थिति और अभी जो बंगाल की स्थिति है उसमें आसमान जमीन का डिफरेंस है, इन सेंस कि यहां तो सत्ताधारी पार्टी, यहां का पुलिस अधिकारी, यहां का आईपीएस ऑफिसर, यहां का आईएएस ऑफिसर जो पार्टी का दलाल बनके पूरे सिस्टम में घून लगा चुका है, और उसको रोकना, इस पूरे नेक्सस को तोड़ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और 25% क्या, 1000% भी अगर ज्यादा सीआरपीएफ की तैनाती की जरूरत पड़े तो वहां लगानी चाहिए। ये देश में आप ये तमाशा नहीं कर सकते कि आप जो है यहां पे
डेमोक्रेटिक राइट किसी का जो है, आप ऐसे तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी फासिज्म और ये डफली बजाने वाला गैंग जो है वो तो खूब बोलता है। डेमोक्रेसी का तो पहला जो अधिकार है सरकार चुनने का, वोट डालने का, अगर वही कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई अधिकारी, कोई पुलिस आम जनता से उस अधिकार को छीन लेती है तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। बाकी चीज तो बाद में आएगी जी। जब वोट देने का ही अधिकार नहीं है अपने मन से, तब तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और यही चुनौती है कि वहां पे डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल प्रोसेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया जाए, और इसके लिए जो कुछ इलेक्शन कमीशन करती है वो स्वागत योग्य होगा। जी मनीष जी, जिस तरह की स्थिति बना रखी है टीएमसी की ममता बनर्जी ने, उससे हर कोई खफा है। पहले तो लगातार कैबिनेट मीटिंग से दूरी बनाए रखी राजीव बनर्जी ने, और आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। देखिए, दरअसल जब पॉलिटिकल पार्टी किसी आंदोलन से शुरू होता है जी, ये देखिए, आप केजरीवाल से इसको जोड़ लीजिए, पार्टी के अंदर कोई ओपननेस नहीं है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी के अंदर जो कहते हैं ना हायरार्की नहीं है। जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी होते हैं, आप देखिए किस तरीके से वहां पे, अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, जस्ट अपोजिट। भाई, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। नड्डा साहब को तो कोई नहीं जान रहा था। यू हैव टू वर्क हार्ड, वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ योर ओन पार्टी, आप अचीव कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि भाई आपको जो है अध्यक्ष के बेटे हों, पारिवारिक पार्टी नहीं है। आंदोलन से उठी हुई पार्टी, आपने डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पे आपने पार्टी को क्रिएट किया, और जब पावर आता है तो आप उसको अपनी घर की पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो लोग आपके साथ आए शुरू के दौरान में, उनको तो लगेगा कि उनके साथ चीटिंग हो गई, उनके साथ धोखा हो गया। जैसे केजरीवाल हैं, केजरीवाल के साथ जितने लोग थे, जितने भी लोग थे जो आंदोलन के समय थे, आज उनके साथ कोई नहीं है जी। मनीष सिसोदिया को छोड़ के बाकी सब कोई भ्रष्टाचार के आंदोलन से जुड़ा हुआ लोग हैं। जो लोग समर्थन में आए, जो लोग इससे स्मार्ट थे, कैपेबल थे, उसको इसने भगा दिया। कुछ को ऐसे डिसिप्लिन के नाम पे भगाया, कुछ लोगों को मारपीट करके भगाया। तो तृणमूल की भी स्थिति यही हो गई है। तृणमूल पार्टी, ये ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से समझ लिया, और ये जब अपनी पार्टी आप इसे समझ लेते हैं कि गांधी परिवार की तरह, आप जिस तरह से कांग्रेस को चलाते हैं उस तरह से आप चलाना शुरू कर दें, और अपना उत्तराधिकारी भी आप जो है घोषित कर दें कि मेरा भतीजा, मेरा बेटा वो जो है वो अध्यक्ष बनेगा, वही फ्यूचर लीडर होगा, तो बाकी लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए जब ऐसा होता है कि सब तो ममता बनर्जी के साथ इन लोगों ने 18 साल 20 साल काम किया, और अचानक से अभिषेक बनर्जी और साथ में प्रशांत जैसा मार्केटियर वो पहुंच जाता है, न ही स्टार्ट्स डिसाइडिंग, उनके इलाके के बारे में भी वो ना घुसेड़ता है कि भाई इसको टिकट मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। जो ममता बनर्जी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ नेता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड ये आउटसाइडर प्रशांत किशोर बना करके वो तैयार कर रहा हो तो बेइज्जती तो होगी। और इसलिए एक जो ममता बनर्जी का जो रिस्पेक्ट वो पहले खत्म हुआ, और दूसरी बात जो सबसे अहम है, कैसे नहीं कि लोग दूध के धुले हुए हैं जी, और दूसरी बात जो अहम है कि बहुत सारे राजनेता हवा के रुख को देखते हैं कि हवा किधर बह रही है, उस हिसाब से चलते हैं राजनीति में। जो कहते हैं भाई मौसम वैज्ञानिक, तो पॉलिटिशियन से ज़्यादा बेहतर मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं है। तो ये सब मौसम वैज्ञानिक भी हैं, इनको समझ में आ रहा है कि ज़मीन में जो है चीज़ें बदल गई हैं, उनके पास भी रिपोर्ट्स आती होगी। सब तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरह दिल्ली में तो नहीं, कलकत्ता में तो नहीं रहते। कई लोग ज़मीन पे जाते हैं,
वह कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, तो उनको ये आकलन, ये बात समझ में आ गई। हम भी एक सप्ताह बंगाल के अंदर थे, अलग अलग इलाकों में गए, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि क्या वहाँ पे ग्राउंड की स्थिति क्या है। तो इतने लोगों को इन्होंने कष्ट दिए हैं तो लोग खिलाफ चल रहे हैं। तो ये अपनी जमीन को बचाने के लिए भी कि भाई अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, तो अब ममता बनर्जी को छोड़ने का वक्त आ गया है, और इसलिए ये लोग छोड़ के बीजेपी के साथ। राजनीति का एक तरीका है, एक सलीका है, डूबते हुए नाव पे कोई नहीं चढ़ता, बिल्कुल सब विजेता के पीछे खड़ा होना पसंद करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उस वक्त उन्होंने टीएमसी की नींव तो पहले ही हिलाकर रख दी थी। बाहरी तौर पर पार्टी का टूटना बाकी था, जो कि अब लगातार हो रहा है। तमाम मंत्री और विधायक जो हैं वो ममता का साथ छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और जहां तक कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की बात हो रही थी, तो आधा राष्ट्रपति शासन तो वहां पर चुनाव आयोग ने लगा ही दिया है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, परोक्ष रूप से ही सही चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो बिल्कुल नकारा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।